जय हिंद। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा। पारा को मरकरी भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? एच जी। एच जी इसका सिंबल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। CaO इसका रासायनिक सूत्र है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण? यह कापर और जिंक, कापर प्लस जिंक का मिश्रण होता है पीतल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जे बर्जिलियस। जे बर्जिलियस ने सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज की थी। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या? Cl। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक 9 है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्रांसियम। फ्रांसियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व पूछा है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। यह मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है। लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र है। KMnO4 MnO4 इसका रासायनिक सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक थियोडर मेमैन। थियोडर मेमैन ये लेजर के आविष्कारक हैं। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन C2H2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2 इसका रासायनिक फार्मूला है। यही गैस वेल्डिंग के समय ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन। मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका रासायनिक फार्मूला का CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया की खोज किसने की थी? तो हाइबर ने अमोनिया की खोज की थी। इसका रासायनिक सूत्र क्या था? NH3। इसकी गंध कैसी होती? तीखी गंध होती है अमोनिया की। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 इसमें पूछा है कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में
होता है। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लौह चूड़। लौह चूड़ का प्रयोग उत्प्रेरक का रूप में होता है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहा जाता है। भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता कितनी है? भूपटल पर सल्फर कितने परसेंटेज में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.05% पाया जाता है। ओजोन गैस किसका अपर रूप है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है। यह पूछा किसका अपर रूप है? O3 इसका सिंबल है। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अल्ट्रावायलेट किरण से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस की प्रकृति पूछा है कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है इसकी प्रकृति। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? नाइक्रोम में पूछा है कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? तो इसमें होता है निकेल, क्रोमियम व आयरन। इनसे मिलकर बनता है नाइक्रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर होगा द्रव की श्यानता। द्रव की विस्कोसिटी के कारण द्रव में गिरता हुआ पिंड सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके टेम्परेचर अर्थात उनके ताप पर निर्भर करता है। किसी पिंड का वेग दुगना कर देने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv²। यम क्या है? यहाँ पर यम द्रव्यमान है और भी वेग है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है और 1/2 कांस्टेंट है। तो यहाँ पर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा v²। अब v का वैल्यू बोल रहा है यहाँ पर दुगनी करना है, तो v के स्थान पर 2 भी रख देंगे। 2v का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4v²। 4v² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4v²। और जब इस समीकरण से तुलना करेंगे समीकरण से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अर्थात काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विलयन। विलयन कहा जाता है। विलेय कौन सा क्या होता है? विलेय होता है जो पदार्थ घुलता है। और विलायक किसे कहते हैं? विलायक कहते हैं जो पदार्थ को घोलता है। जैसे चीनी क्या है? विलेय है। और विलायक क्या है? वाटर विलायक है। और इन दोनों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है अर्थात प्लस आवेश, पॉजिटिव आवेश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह किसके बराबर होती है पूछा है। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसमें होते हैं 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिच ब्लेंड
किससे संबंधित है? पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंड। इसका रासायनिक सूत्र होता है U3O8। U3O8 पिच ब्लेंड का रासायनिक सूत्र है। तो यह किससे संबंधित है? यूरेनियम से। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते, अर्थात विलयन नहीं बनाते, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जब एक दूसरे में नहीं घुल रहे तो उसे कहते हैं अमिश्रणी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इमिसिबल बोलते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। शक्कर का घोल, जैसे शक्कर जब पानी में घोला जाता है, शक्कर को विलेय कहते हैं और पानी को विलायक कहते हैं। तो शक्कर पूछा यहाँ पर क्या? शक्कर क्या है? शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है जिसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विलेय। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना पूछा, किसका उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे दूध से दही बन गया, तो दूध से हम दही बना लेंगे। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिससे वापस उसमें नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे कहते हैं आरओ वाटर जैसे होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका हिंदी हो जाएगा रिवर्स परासरण। तो जल को शुद्ध बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बी कर लेंगे, यहाँ पर सी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, रिवर्स परासरण। NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड और NH4Cl इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इनको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई ठोस पदार्थ गर्म करेंगे तो यह सीधे ठोस अवस्था से तरल में चेंज ना होकर सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल और क्या है? कपूर। जैसे कपूर ठोस होता है, जब से गर्म करते हैं, जब जलाते हैं उसको, तो वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? ऊर्ध्वपातन है। तो इसका आंसर ऊर्ध्वपातज है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ऊर्ध्वपातन है। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसके सृजन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, मतलब समान पाठ्यांक होगा? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक समान पाठ्यांक होगा। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक होता है सल्फर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस है? अजनबी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो जीनान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अजनबी गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? पूछा है कौन सी गैस इसमें से है जो रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, यहाँ पर होगा द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फास्फोरस की परमाणुविकता है। फास्फोरस का परमाणुविकता पूछा P4 इसका सिंबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसकी परमाणुविकता कितनी होती है? 4 होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि आग पकड़ने से बचे। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक पूछा है कितना होता है? -196 डिग्री C होता है।
तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हांस गैस के रूप में लोकप्रिय है? हांस गैस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O इसका रासायनिक सूत्र है, इसे कहते हैं हांस गैस। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को हांस गैस कहा जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? पूछा किसमें तीखी गंध होती है? अमोनिया NH3 में तीखी गंध होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पूछा है, कौन थे? तो आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन बी। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित, मतलब अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है? तो वह रंग है लाल। लाल रंग है जो सबसे ऊपर होता है, यह अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों पर का निर्माण करते हैं? तो इसका सबसे ऊपर होता है रेड कलर और सबसे नीचे होता है बैगनी। तो यह हो जाएगा आंसर होगा बैगनी और लाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बैगनी और लाल दोनों सिरों का निर्माण करते हैं और इसके बीच में सभी रंग होते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके संगठक रंगों में प्रकाश कौन विभाजित कर सकता है? प्रिज्म उसके रंगों को विभाजित कर सकता है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? पूछा हुआ क्या कहलाता है? तो उसे जो बीच में पतला और परिधि पर साइड मतलब मोटा होता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। उसे अवतल लेंस कहा जाता है। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो दो माध्यम जैसे गैस और वायु के पूछा है सीमा, मतलब यहाँ पर मान लीजिए गैस है और ये बॉर्डर है और यहाँ पर सब गैस है और यहाँ पर वाटर भरा है, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों माध्यमों का मतलब मध्य बिंदु है, मतलब सीमा है। तो पूछा यहाँ पर प्रकाश के मुड़ने किसके प्रभाव से होती है? तो यह होता है अपवर्तन से, अपवर्तन के कारण होता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा एक उदाहरण है? तो आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो प्रकाश की गति को पहली बार कब मापा था? तो 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? तो उस सामग्री को पूछा क्या कहते हैं जिससे प्रकाश पार हो सके? तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो पूछा है सोनार का उपयोग मतलब कहाँ पर किया जाता है? तो पानी के नीचे की वस्तुओं को जांच करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से मस्तिष्क की उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? जिसे पूछा उसे क्या कहता है? जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं पिच। पिच के द्वारा मस्तिष्क पहचान करता है किसी भी ध्वनि की आवृत्ति को। हमारा आंसर है ऑप्शन से। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल घटती है और ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, अर्थात निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल पूछा है कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हो जाएगा 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक पूछा है तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ऑप्शन सी। किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? तो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति को नाम दिया गया है? तो उन साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो उनका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इसलिए आवृत्ति का मात्रक क्या दिया गया? हर्ट्ज। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, तो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकते? ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। डैश द्वारा अर्थात किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर अर्थात दिष्ट कार्य की आवश्यकता होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है? मुक्त रूप से कोई चुंबक अगर लटका दिया जाएगा तो वह किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में की ओर इंगित करता है, ऑप्शन से। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जर्मेनियम जीई, इसका प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक में इसका प्रयोग होता है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। जिसे सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किस सेल का उपयोग करती है पूछा है, तो इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? सीटी स्कैन में पूछा है सीटी का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है अर्थात पूरा नाम पूछा, तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया? तो इनका जो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। पूछा था क्वेश्चन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे नैनो मिशन कहता है, मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी 2007 ईस्वी में। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हवा एक है, हवा क्या है? तो हवा है दोनों मतलब तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। हवा तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण होता है। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर पूछा कार्य पूछा W बराबर होता है F(s) cos थीटा। F(s) cos थीटा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का एंगल। तो यहाँ पर बल और
विस्थापन का एंगल, दोनों एक ही दिशा में, थीटा हो जाएगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके स्थान पर हो जाएगा 1 और एफ अर्थात बल का मात्रक दिया है 25 होगा यहाँ पर। और विस्थापन कितना दिया, विस्थापन दिया 5 मीटर, तो यहाँ 5 कर देंगे और गुणे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 125 और कार का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 125 जूल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 जूल। पीएच स्केल का परिसर है, पीएच स्केल अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका रेंज पूछा है। तो इसका रेंज होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक इसका रेंज होता है और बीच में होता है 7। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। 7 से अधिक अगर पीएच मान है तो वह होगा क्षारी और 7 से कम है तो वह होगा अम्लीय और 7 पर उदासीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 से 14 तक इसका रेंज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है HCl, इसका रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यह पूछा, इसका अन्य नाम पूछा, तो इसका अन्य नाम है म्यूरेटिक एसिड अर्थात म्यूरेटिक अम्ल। मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट को बनाने में किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का पूछा सही क्रम है। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है और न्यूट्रॉन से कम होता है प्रोटॉन का और सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? इनमें से कौन सी है जो कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? कांच क्या है? कांच एक अति शीतित द्रव होता है। ऑप्शन बी। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। केल्विन में पूछा जल का क्वथनांक होता है और डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है केल्विन पर, तो डिग्री सेल्सियस में हम कितना जोड़ देंगे? तो यहाँ पर 273 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। ऑप्शन हो जाएगा सी, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस जब भी हम केल्विन में चेंज करते हैं तो वहाँ पर 273 ऐड करते हैं और 273 ऐड करते ही वह जो टेम्परेचर होता है वह केल्विन में दर्शाएगा। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो उसका रीजन, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक अंदर बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं? ऊर्ध्वपातन क्या है? इसमें ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं, ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो यह सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा, द्रव में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसमें कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड इन्हें गर्म करेंगे तो यह ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिटकरी ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या प्रदर्शित करती हैं? यह प्रदर्शित करती हैं कक्षकों का अभिविन्यास। कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करती हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जिनके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और तीनों के नाम क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसे कहते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इसके 3 समस्थानिक हैं। 1H1 का नाम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम, 1H3 का नाम है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों के नाम डिफरेंट है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी से करिए, इसे सी। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? मतलब त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोबेराइनर। वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की? वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की थी? मिखाइल स्वेट ने वर्ण लेखन विधि की खोज की थी।
पाश्चुरीकरण पैस्चुराइजेशन संबंधित है, यह किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। निर्जमीकरण, दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धि जैसे कोई द्रव है तो उसमें जब अशुद्धि मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों किस रूप में व्यवस्थित किया? तो उनके परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है रबड़, ऑप्शन सी। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम, अष्टक नियम की संकल्पना प्रस्तुत की। तो अष्टक नियम पूछा किसने दिया था? तो इसका आंसर न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत अर्थात अष्टक नियम दिया था। परमाणु तत्व संख्या 29 किसके संबंधित है? तो परमाणु तत्व 29 पूछा है। 29 परमाणु क्रमांक किसका? कॉपर का। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। यह किस ब्लॉक का तत्व है? यह डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है कॉपर। आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी है जो उसमें पूछा है। इसका आंसर उसमें 18 समूह है जिसे वर्ग भी कहते हैं। तो 18 समूह अर्थात वर्ग है और 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है? तो इसका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अपचयन। अपचयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हिमेटोलॉजी में ब्लड अर्थात रक्त का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पंछियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी में कवक, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनोरियोलॉजी में किससे संबंधित है? यह स्वप्न से संबंधित है ओनरियोलॉजी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जल। जल कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में होता है H2O, H2O। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान साइंटिस्ट ने दिया था। यह पूछा कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? यह विषाणु अर्थात वायरस पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। रक्त और हड्डियां के उदाहरण है। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? यह संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण, कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं इंग्लिश में। तो रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पूछा है क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? इसका आंसर राइजोबियम। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज पूछा है किसके द्वारा की गई थी? जोनास सॉल्क, जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर बी कर लीजिए, यहाँ पर सी। तो जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर, मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है।
रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, जो कीड़े रोगों को फैलाते हैं उसे कहते हैं वेक्टर, वेक्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? तो फर्श पर धकेलना या वॉशिंग मशीन, मतलब धकेलना वकेलना जहाँ पर आ जाए, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर फिसलना आ गया तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर भी फिसलना तो यहाँ पर एग्जाम्पल है। लेकिन उठाना, जिसे अपने कोई चीज़ आप उठा रहे हैं तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि आप हवा में उठा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना यह घर्षण का उदाहरण नहीं है। जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर मतलब धकेली जाए या खींची जाए या फिसले तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, लेकिन किसी चीज़ को आप हवा में उठा लें तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पूछा कौन सा उदाहरण नहीं है, अर्थात गलत उदाहरण है, तो यही व्यक्ति द्वारा वस्तु उठाना यह फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो जहाज़ों की गति में वृद्धि आधारित होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जहाज़ें तैरती हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वजन। ऑप्शन या वजन या भार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल आकाश में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन डी। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? लाइट जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है डब्ल्यू, क्योंकि टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम, तो वोल्फ्राम से हो जाएगा डब्ल्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 5 ओम प्रतिरोध एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? जैसे 5 ओम का प्रतिरोध लगा है एक सर्किट में, तो V बराबर होता है आई आर, V बराबर हो जाएगा आई आर, ठीक है, आई आर। यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, कॉन्स्टेंट है, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा I, अर्थात वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पूछा है यहाँ पर धारा वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया है और मतलब त्वरण दिया है, तो यहाँ पूछा है बल क्या होता है? बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, m इंटू ए। तो m का मान दिया 2 यहाँ पर लिख देंगे और a का मान दिया है यहाँ पर 4, तो 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।